हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ सी-टेट से रिलेट करके। जो सब्जेक्ट हैं आपकी हिंदी पेडागॉजी, उससे रिलेटेड मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन को आज लिया है, जिसका नाम है शिक्षण कौशल। और जितने भी शिक्षण होते हैं और उन जितने भी शिक्षण के तरीके होते हैं, विधियाँ होती हैं, इसके बारे में मैंने इसके पहले 2 से 3 वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना रखी है। उस पे बहुत ही विधिवत तरीके से और बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने चीज़ों को समझाया है फ्रेंड्स। आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें और कमेंट में करके बताएं कि वो दोनों वीडियोज़ आपको कैसी लगी हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी से भरे होंगे और अपने सी-टेट की तैयारी के लिए खूब मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके खुश रहने की और आप सी-टेट आप क्वालिफाई कर जाएं, इसकी कामना करते हुए हम आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आई होप फ्रेंड्स, जो भी मैं समझाऊंगी वो आपके वातावरण से, मेरे वातावरण से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करके समझाती हूँ, ताकि जो चीज़ें हैं वो आप आसानी से समझ सकें। वैसे फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान को समझना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस इसके वर्ड्स जो होते हैं थोड़े से टफ़ होते हैं, खासकर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, जो हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो उसके बारे में चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या है आपका शिक्षण कौशल। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो ये शिक्षण कौशल है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो शिक्षण कौशल क्या है। हम एक टीचर हैं, मान लीजिए आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, हम एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो हमें किस विधि से चीज़ों को समझाना है बच्चों के सामने, शिक्षण कौशल वही है। ठीक है, शिक्षण कौशल कि हमें क्या खुद सीख के जाना चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए हम किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे हैं, हमें वो सब्जेक्ट आती है, लेकिन ज़रूरी नहीं फ्रेंड्स कि जैसे एक मान लीजिए एक जो है आपके डॉक्टर का हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। एक डॉक्टर हैं, वो एक डॉक्टर हैं, उन्होंने बायोलॉजी बॉटनी बहुत ढंग से पढ़ी हुई होगी, शायद उन्होंने जितना नॉलेज लिया होगा, गेन किया होगा, उतना एक नॉर्मल जो स्टूडेंट पढ़ता है नॉर्मली जॉब के लिए वो उतना नहीं पढ़ता, क्योंकि उन्हें जो है डॉक्टरी लाइन में तो जाना नहीं है। तो लेकिन वो डॉक्टर तो होते हैं अपने सब्जेक्ट जो उनको बायोलॉजी पढ़ना है, तो वो पढ़े तो होते हैं, लेकिन वो चीज़ों को समझ जाते हैं लेकिन समझा नहीं पाते। तो शिक्षण विधि में यही बताया जाता है कि हम जो चीज़ समझ रहे हैं उसको बच्चों को किस तरह से समझाना है, वो शिक्षण कौशल है। ठीक है, अब इसीलिए मैंने शिक्षण कौशल के बारे में नहीं बताया है कि उसकी परिभाषाएं क्या लेकिन जो भी परिभाषाएं बहुत मेन हैं और जो भी परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों ने दी है, शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने, मैं उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगी फ्रेंड्स, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, आपको डेफिनेटली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि सभी शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो लोग भी हैं वो लोग अपनी परिभाषाएं देते हैं तो लगभग सेम देते हैं, बस कुछ कीवर्ड जो होते हैं जो आपको याद करने होते हैं और आसानी से आप उनको समझ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप जिसके बारे में हम बात करेंगे, आपने बहुत बखूबी से भी अगर किसी नोट को भी पढ़ा होगा तो आप इन कुछ चीज़ों को तो जानते होंगे जो आज हम बात करने वाले हैं। जैसे भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के 4 कौशल हैं ना, 4 कौशल हैं। कौन कौन से? आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक फ्रेंड्स, तो शिक्षण कौशल की ये उद्देश्य हैं और शिक्षक कोई भी भाषा हम किस तरह से सीख सकते हैं, उसका ये 4 है, वो ये 4 उद्देश्य हैं आपके मेन जो है रास्ता है कि आप सुनेंगे तभी बोलेंगे और पढ़ना लिखना सीखेंगे। फ्रेंड्स, इन चारों में कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम पहले क्या सीखते हैं। जरूरी नहीं कि बच्चा सुन ही सके। मान लीजिए जो बच्चा कान से कम सुनता है, क्या वो जरूरी नहीं कि लिख नहीं पाएगा ना, वो पढ़ नहीं पाएगा चीज़ों को, तो वो पढ़ सकता है। तो सीक्वेंस से ये चीज़ें नहीं सीखी जा सकती। जिसके में जैसी क्षमता होती है वो बच्चा वो पहले चीज़ सीखता है, कोई भी भाषा हुआ। ठीक है, हो सकता है किसी भाषा को बच्चा सुन रहा है, न सुन पाता हो, फिर भी उसको क्या कर पाता हो, पढ़ पाता हो और उसको लिख पाता हो ना फ्रेंड्स। चलिए,
तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के 4 कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना सिखाने के उद्देश्य समाहित होते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से हैं, इनके सबके नाम दिए हैं जो सीटेट में बहुत ही क्वेश्चन इनसे बनते हैं फ्रेंड्स। आपका है पहला श्रुत सामग्री, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास। जैसे इस टाइम यदि आप मोबाइल से पढ़ रहे होंगे तो आप क्या कर रहे हैं, देख भी रहे हैं चीज़ों को और सुन भी रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए आप सुन रहे हैं रेडियो में सॉन्ग ना, बच्चा रेडियो से कुछ कविताएं सीख रहा है, ठीक है, तो वो श्रुत सामग्री हो जाएगी। तो श्रुत सामग्री हो सकता है जैसे रेडियो आपका हो गया, ठीक है, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई आपकी, और टेलीविज़न भी आप श्रुत सामग्री में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ दृश्य सामग्री के बारे में बताया नहीं जा रहा है, यहाँ सिर्फ शिक्षण कौशल के बारे में बताया जा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, तो सुनकर किसी की बातों को ग्रहण कर लेना, सीख लेना, वो क्या है, श्रुत सामग्री में आएगा। ठीक, अब देखते हैं आपका दूसरा क्या है। दूसरा है पठन सामग्री। ठीक है, पठन सामग्री, पढ़ कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास पठन विकास होता है। और पठन सामग्री क्या होती है, जैसे आप पढ़ने के लिए कोई सामग्री ले रहे हैं, जैसे बुक्स सारी हुई, पत्र पत्रिकाएं हुए, अखबार हुए, ठीक है फ्रेंड्स, और आपके नोट्स खुद के हुए, ठीक है, गद्य पद्य आपने सीखा, कोई रैम्स आपने पढ़कर सीखा, तो ये पठन सामग्री आपकी हो जाएगी। आई होप श्रुत सामग्री और पठन सामग्री आपको क्लियर होगा। अगला है मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति हम कैसे करते हैं, बोलकर अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करने की योग्यता का विकास। हम बोलकर अपने भाव को व्यक्त करते हैं, हम समझा पाते हैं, हम अपने भावों से समझा पाते हैं कि हम सामने वाले से हम क्या कहना चाहते हैं ना, तो बोलकर अपनी बातों को समझाना या बताना मौखिक अभिव्यक्ति होगी। ये तो क्लास 2nd 3rd वाले पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो कुछ चीज़ें हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान में जो है नॉर्मल है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आपका चौथा क्या है। चौथा है लिखित अभिव्यक्ति। तो लिखकर अपनी बात को व्यक्त करने से, पत्र पर लिखकर ना चीज़ों को, अपने भावों को व्यक्त करना, वो लिखित अभिव्यक्ति में हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। अब देखिए शिक्षण कौशल के प्रकार। शिक्षण कौशल के प्रकार क्या क्या हैं उनके बारे में समझते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से हम शिक्षण कौशल कर सकते हैं या करवा सकते हैं ना बच्चों को। ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत निम्न तत्व समाहित हैं या शामिल हैं, जैसे भाषिक तत्वों का ज्ञान। बिल्कुल, आपको भाषिक तत्व जो हैं, कोई भी आप जब भाषा सीख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो उसके कुछ तत्व होंगे, जैसे कि स्वर व्यंजन हम लोगों में होता है अ आ इ ई क ख ग घ, उसी तरह सब में जो होता है कुछ भाषिक तत्व होते हैं, उनका ज्ञान जरूरी है आपको। विविध साहित्य विधाओं का ज्ञान, मतलब किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए किस विधि से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो विविध साहित्य विधाओं का ज्ञान। और देखिए अब एक ही सब्जेक्ट है, हम जरूरी नहीं कि एक ही तरीके से चीज़ को समझा सकते हैं, हम आप अपनी बात को कई तरीक़ों से भी समझा सकते हैं, वो भी हमारे अंदर होना चाहिए ताकि हम अलग अलग भाषाओं को सीख पाएंगे। विषय वस्तु का ज्ञान, तो फ्रेंड्स बिल्कुल जो है विषय वस्तु का ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि जब आपको मालूम ही नहीं होगा कि हमें किसके बारे में सीखना है, तो वो चीज़ें आप सीख कैसे पाएंगे। रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान, तो आप क्रिएटिव होने चाहिए ना, रचना करने में सक्षम होने चाहिए। आपको अगर नॉर्मली बताया जा रहा है तो आप कुछ अलग तरीके से सोच के उसको रचनात्मक तरीके से करके बच्चों को समझाएं, या आप अगर हम खुद सीख रहे हैं भाषा को तो कुछ रचनात्मक तरीके से करके सीखें ना। जैसे बच्चे को बताया जाता है कि बेटा जो पेड़ जो होते हैं क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं, तो बच्चे को प्रूफ करके दिखाया जाए कि सच में जो क्या है, वो पौधा है उससे ऑक्सीजन आता है। और किस प्रकार से बच्चों से कह देंगे कि जो है, मान लीजिए साइंस पढ़ा रहे हैं आप और बात बात पे आपने कह दिया कि जो है पत्तियां जो होती हैं वो भोजन बनाती हैं ना पौधे के लिए, तो बच्चा तो पहली बार सुनेगा तो मजाक में उड़ाएगा कि ऐसा कैसा हो सकता है, वो तो आग जलाता ही नहीं, उसके पास चूल्हा ही नहीं है, कैसे वो खाना बना लेता है। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को प्रूफ करके दिखाते हैं, और बड़े बच्चों को भी तो प्रूफ करके दिखाते हैं हम, तो ये रचनात्मक तरीके से सिखाते हैं बच्चों को। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप मेरी बात क्लियर होगी फ्रेंड्स।
अगला है आपका सृजनात्मक उद्देश्य। तो सृजनात्मक जहाँ बात आए, मैं हमेशा बताती हूँ कि जो वर्ड्स टफ लगते हैं फ्रेंड्स वो आप इंग्लिश उसकी लिख लिया करिए, क्रिएटिविटी, ठीक है। सृजनात्मकता का मतलब होता है आपका क्रिएटिविटी। ये CR है फ्रेंड्स, आप समझ लीजिएगा, ये CR है, CREATIVITY, ठीक है। तो क्रिएटिविटी, और यहाँ नॉलेज, क्रिएटिव पर्पज़ है, यहाँ नॉलेजेबल पर्पज़ है, ठीक ना। तो देखिए क्रिएटिविटी मतलब वही, आप नए तरीके से चीज़ों को सीखिए, जैसे कि रचनात्मक प्रतिभा का विकास तथा रचना में मौलिकता लाने की योग्यता की प्राप्ति। तो फ्रेंड्स, हम जो चीज़ सिखा रहे हैं बच्चे को या खुद सीख रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए, कुछ अलग तरीके से बच्चों को सिखाइए, और मौलिकता भी बच्चों को बताइए कि कहाँ चीज़ें निगेटिव हैं और कहाँ चीज़ें पॉजिटिव हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको जितना मैंने समझाया है वो समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आप लोग कमेंट नहीं करते, प्लीज़ अगर आप वीडियोस देखते हैं तो आप कमेंट में बताया करिए कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया या सेशन आपको कितना अच्छा लगा है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी मोटिवेट रहूँगी कि मैं ऐसे तो मैं उसी तरह भी आपका हेल्प करके मुझे खुशी होती है कि मैं जो किसी की हेल्प कर पा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों से जुड़ना एक अलग सी फीलिंग्स है फ्रेंड्स। तो लेकिन आप ज़रूर बताइए कि कमेंट में आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही हैं या नहीं, या आपको सेशन कैसा लगा, ठीक फ्रेंड्स। चलिए फ़िलहाल देखते हैं आगे। आपका है हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। तो हिंदी शिक्षण क्यों कराते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कहीं कहीं पे हिंदी मातृभाषा है फ्रेंड्स ना, जैसे हमारा यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, ठीक है, और राजस्थान हो गया, यहाँ पे मातृभाषा के हिसाब से दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया आपका, यहाँ पे हिंदी को मातृभाषा के रूप में पढ़ाया जाता है हिंदी को। लेकिन बहुत जगह ऐसी हैं, जैसे आपका हो गया केरल, ठीक है, केरल हो गया, वहाँ पे जहाँ पे हिंदी बहुत कम बोली जाती है ना, वहाँ पे हिंदी जो है वो राजभाषा है। तो राष्ट्रभाषा नहीं है फ्रेंड, राजभाषा है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था सीटेट के एग्ज़ाम में एक टाइम, कि समझ में नहीं आ रहा था कि हिंदी में क्या लिखा जाए, बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में थे। हालांकि अच्छे लोग भी कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं कि हिंदी क्या है। तो हिंदी मातृभाषा भी है फ्रेंड्स, ठीक है, मातृभाषा भी है प्लस राजभाषा भी है, ठीक है ना, प्लस राजभाषा भी है, ठीक है। कुछ जगहों पर हिंदी मातृभाषा है, जिसमें कुछ जगहों के नाम मैंने बता दिए आपको, और कुछ जगहों पे राजभाषा है जहाँ पे मैंने आपको बताया है। जैसे आप साउथ इंडिया की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो है हिंदी वहाँ पे बहुत कम बोली जाती है, इसलिए हिंदी क्या है, राजभाषा है, ठीक है। और मातृभाषा में आप कन्फ्यूजन मत होइएगा फ्रेंड्स कि मातृभाषा सिर्फ हिंदी ही हो सकती है, नहीं, क्षेत्रीय भाषा भी मातृभाषा होती है, जिसे मदर टंग कहते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ 10 कदम जाने के बाद बोलियाँ बदल जाती हैं ना, बोलने के तरीके बदल जाते हैं। तो जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो वहाँ की मातृभाषा ही है फ्रेंड्स। लेकिन कहीं कहीं के लोग, जैसे हमारे यूपी में लोग भोजपुरी भी बोलते हैं, बिहार में भी लोग भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन वो हिंदी में भी उतने ही माहिर होते हैं जितने वो अपने लैंग्वेज को अपने गांव गिरोह में बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए हिंदी हमारे यहाँ क्या है, मातृभाषा है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और वो जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताया, राजभाषा और मातृभाषा, तो कन्फ्यूजन मत होइएगा फ्रेंड, हिंदी मातृभाषा भी है कुछ जगहों पर राजभाषा है। तो सीटेट में तो ऐसे पूछेगा नहीं कि कहाँ पे राजभाषा है कहाँ पे मातृभाषा है, वो पूछेगा कि क्या, ऐसे ऑप्शन देकर सत्य असत्य पूछेगा। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, तो पूछेगा अगर उसमें रहेगा कि क्या हिंदी जो है आपकी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है या मातृभाषा है, या राजभाषा राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा या राजभाषा है, तो उसमें से सही ऑप्शन होगा कि जो हिंदी है वो राजभाषा और मातृभाषा दोनों है फ्रेंड्स, ठीक है। वैसे हिंदी राजभाषा है, ठीक।
आई होप मेरी बात क्लियर होगी। मातृभाषा सिर्फ हिंदी को नहीं कहते। मैं फिर एक बार समझाना चाहूँगी कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जो भी भाषा हम वहाँ पे बोलते हैं, जो भी बोली बोलते हैं, जो भी क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, वो भी हमारी क्या है, मदर टंग है, मातृभाषा है। चलिए फ्रेंड्स, मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्ट इसके बारे में लिखा नहीं, क्योंकि नॉर्मली सभी लोग, मुझे लगा कि इसके बारे में पूरा बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की या लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हम बता देंगे तब भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स सभी लोग ये अपने लाइफ में, नेचुरल लाइफ में देख रहे हैं। आप यहाँ से दिल्ली जाएंगे, वहाँ के थोड़ा सा टाउन एरिया में जाएंगे या तो देखेंगे कि हाँ मतलब यहाँ की बोलियाँ भी क्या हैं, कुछ अलग है, तो बिल्कुल है। तो देखते हैं मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। क्यों मातृभाषा को हम क्लास में पढ़ाते हैं, क्यों हम बाइलिंगुअल बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ जो भले ही सीबीएसई पैटर्न से स्कूल हों, आप देखे होंगे, वहाँ पे भले ही सीबीएसई पैटर्न से स्कूल हो, लेकिन वहाँ पे मातृभाषा के साथ दूसरी भाषा सिखाई जाती है ना। बाइलिंगुअल मेथड हमारे यहाँ ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड बच्चे समझ नहीं पाते। इन सारे मेथड के बारे में आपको बता दूँगी। हिंदी में मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। वीडियोज़ बहुत सारी बनी है फ्रेंड्स, आप चैनल को एक बार विजिट करें और देखें और अपने कन्फ्यूज़न को दूर करें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है। तो पहला है कौशलात्मक उद्देश्य। बिल्कुल हम अपने कौशल को समझ सके, जैसे कि हम जो है बच्चे को अगर बता रहे हैं या हम खुद किसी भाषा को सीख रहे हैं, तो उसको सीखने के लिए उसके जो भी तरीके हैं, जो भी विधियां हैं, उसको हम समझ पाएंगे तभी, जब हमको वो भाषा आती होगी। तो जब हम नए भाषा को सीखेंगे तो अपने मदर टंग का ही तो यूज करेंगे उसको समझने के लिए। तो वो कौशलात्मक उद्देश्य हो गया। ज्ञानात्मक उद्देश्य, हमें जब भी बच्चों, माफ़ करिए फ्रेंड, जो भी बच्चों को हम पढ़ाएंगे वो, तो फ्रेंड आप, आई होप आपको कौशलात्मक उद्देश्य समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ आपको कि क्या है कौशलात्मक उद्देश्य, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है इन चारों में ना। तो कौशलात्मक उद्देश्य, मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, तो ये एग्ज़ाम्पल जो सटीक मुझे लग रहा है कि जैसे शिक्षण के कौशल, अभी आपने पीछे पढ़ा, शिक्षण के कितने कौशल थे आपके, 4 थे ना, 4 थे ना। सुनना था, बोलना, फिर पढ़ना, लिखना, यही था ना। ये था, मान लीजिए ये 4 थे या हैं, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हैं कौशलात्मक उद्देश्य हैं। तो हमें इन चारों में निपुण होना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम मातृभाषा का उद्देश्य यही है कि हम कोई भाषा यदि हम सीख रहे हैं तो हमें इन चारों कौशलों में क्या होना पड़ेगा, निपुण होना पड़ेगा, ठीक है ना। पूरी तरह से हमको सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आता हो, कहने का मतलब ये। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि जो बच्चा सुन नहीं पाता है वो भाषा सीख नहीं पाएगा, ये बिल्कुल नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कौशलात्मक उद्देश्य आपका कंप्लीट रहेगा, उसको हम मातृभाषा के माध्यम से ही सीख पाएंगे, ताकि हम चीज़ों को आसानी से समझ सकें। बस इतना ही कहने का मतलब है, ठीक है। वरना शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें और किसी भी पेडागॉजी की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट की, तो वहाँ पे आप जो है नेगेटिव चीज़ को मत लीजिए, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ को लीजिए। इतना जब तक नेगेटिव न पूछा जाता है तब तक नेगेटिव को न लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं आपका ज्ञानात्मक। तो ज्ञान अर्जन के लिए, मतलब ज्ञान अर्जन के लिए आपको क्या ज़रूरी है, ज्ञान, पहले कोई भाषा सीखनी है तो उसके बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए कि कितने टाइम तक हम सीखेंगे, हमको आ सकता है क्या, इसके बारे में पहले से मुझे कुछ जानकारी है, इसकी विषय वस्तु क्या है, ये इसके जो विषय वस्तु को है किस तरीके से पढ़ना है, समझना है, या सर मुझे पढ़ा रहे हैं तो अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं किस तरह से खुद कुछ नया करके उस चीज़ को सीख पाऊँ, ठीक है। ये ज्ञानात्मक उद्देश्य हो जाएगा। फिर रचनात्मक उद्देश्य है, जब किसी भाषा को हम सीखेंगे, ठीक है, तो हम मातृभाषा के माध्यम से उसको और रचनात्मक तरीके से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ रचनात्मक छोड़ के आप अगर सृजनात्मक उद्देश्य करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है कि टाइपिंग में कुछ दिक्कत हो गई है, तो सृजनात्मक, क्रिएटिव तरीके से, ठीक है। सृजनात्मक उद्देश्य ये होता है कि आप नए तरीके से चीज़ों को क्या करिए, सीखिए, ठीक है ना। जब हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो हम मातृभाषा बोलेंगे अपनी, और मातृभाषा में अगर हम बच्चे को समझाएंगे
क्रिएटिव तरीके से, तो बच्चा उन चीज़ों को समझ पाएगा। ठीक है। अब अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, मतलब जब हम कोई चीज़ बच्चों को समझा रहे होते हैं तो उसको थोड़ा सा उनके वातावरण से जोड़ के भी पढ़ाया जाए ना, उनके संवेग से रिलेट करके भी पढ़ाया जाए। मतलब कि अगर कोई भाषा फ्रेंड्स अगर आपको बतानी है तो आप अपने एक्सप्रेशन से भी बहुत कुछ चीज़ों को बता सकते हैं ना। जैसे हम कभी कभी ये होता है, अगर स्कूलों में आप पढ़ाते होंगे तो यदि बच्चे शोर कर रहे होते तो बस आप शांति से हो कि आप बच्चों को एक बार देख दीजिए, बस आप लगेगा बच्चों को कि हाँ मैम मतलब है गुस्से में है, मतलब कि बोलना नहीं है, बोलिए मत। तो अभिवृत्त्यात्मक का मतलब यही है कि आप किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, कि समय समय पे अपने भाव को आप बदलते रहिए ना, प्रेम से भी पढ़ाइए बच्चे को। ठीक है, उसके वातावरण से जोड़ के पढ़ाइए, उसके भाव को समझ के पढ़ाइए। आई होप फ्रेंड्स आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो एक बार फिर मैं बता देती हूँ, कौशलात्मक उद्देश्य में बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना आ जाएगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य में आपको ज्ञान कहाँ कहाँ से आप ले सकते हैं उसको, जैसे बुक्स पढ़िए, उसकी जो भी भाषा आप सीख रहे हैं उसकी अपनी मातृभाषा में ही, कोई भी भाषा हम सीखेंगे फ्रेंड्स, कोई भी भाषा हम सीखेंगे, उस भाषा का जो है कन्वर्सेशन दूसरी भाषा में, हमारी मातृभाषा में ज़रूर होता है फ्रेंड्स ना। जैसे बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जिसको, जैसे अपना संविधान ही ले लीजिए, उसको इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा गया था, लेकिन फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया ताकि हम पढ़ सकें उसको ना। तो इसी तरह ज्ञानात्मक उद्देश्य भी कहाँ कहाँ से आप ज्ञान को ले सकते हैं, पत्र पत्रिका से ले सकते हैं, वहाँ से लीजिए, बुक्स से लीजिए, अखबार से लीजिए ना, वहाँ से ले सकते हैं। और सृजनात्मक तरीके से भी उसको पढ़ सकते हैं, बिल्कुल मैंने पूरी तरह से बताया। अभिवृत्त्यात्मक मतलब अपने संवेग को बच्चे को संवेग को समझकर अपने वातावरण को छोड़िए, मान लीजिए शिक्षक को अपने वातावरण से कोई मतलब नहीं, बच्चे के वातावरण से जोड़कर चीज़ों को पढ़ानी चाहिए। आई होप फ्रेंड्स जितना भी मैंने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझाया है जो भी मैंने आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और मैं आपको ये बता दूं कि यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको अगली किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और आप इसी डेट के लिए ऐसे ही मेहनत करते रहिए। और फ्रेंड्स सफल तो सबको होना है, एक बार समझ लीजिए, नेगेटिव अपने अंदर नेगेटिविटी मत रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आपकी अच्छी कामना के लिए, आपके अच्छे दिन के लिए, आपके अच्छे करियर की कामना करते हुए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपकी अगली वीडियो आपकी अगली वीडियो तक। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो मैं आपको देती रहूँ और आपकी हेल्प करके मुझे भी बहुत खुशी होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।